Everyone, I welcome you all in today's class. Today we are going to continue our chapter Principles of Management, and this is your lecture 5 in this series. Today our next concept is scientific techniques of Tyler. In our last video we have studied his scientific principles. Now today we are going to start some techniques given by F.W. Tyler. He has conducted a lot of experiments, and after conducting all these experiments he had developed some techniques, and today our first technique is functional foremanship. Before starting it, I will show you one diagram. With that diagram we will study this functional foremanship. सी दिस फिगर. इन दिस फर्स्ट इज फैक्ट्री मैनेजर. देखो, अगर सारा का सारा काम फैक्ट्री मैनेजर करेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ही विल डू प्लानिंग ऑल्सो एंड ही विल डू प्रोडक्शन वर्क ऑल्सो. तो टाइलर क्या बोलता है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, अपने काम को टू डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. वन इन प्लानिंग एंड सेकेंड इन प्रोडक्शन. अब प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज देखो अभी अकेले सारा काम नहीं कर सकते. दे कांट हैंडल ईच एंड एवरीथिंग. दे मस्ट बी स्पेशलिस्ट इन देयर वर्क. बट अंडर ईच डिपार्टमेंट वो क्या बोलता है, सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि क्या करें, वर्कर्स को सुपरवाइज करें, उनको गाइड करें, हेल्प करें, इंस्ट्रक्शंस दें हाउ टू डू वर्क. तो उसके लिए इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि देयर मस्ट बी 8 स्पेशलिस्ट इन अ फैक्ट्री. उसके अंदर 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए और दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर 4-4 स्पेशलिस्ट्स होने चाहिए. तो वो कौन से स्पेशलिस्ट होने चाहिए? फर्स्ट इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क का क्या काम है? ही विल फिक्स सीक्वेंस और स्टेप्स. सीक्वेंस फिक्स करेगा, ये स्टेप्स फिक्स करेगा जिसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जॉब को, वर्कर्स को करना होगा. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्लर्क. इंस्ट्रक्शन क्लर्क का क्या काम होगा? वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देगा कि काम को कैसे करना है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम होगा? वो टाइम बताएगा, व्हेन टू स्टार्ट अ जॉब एंड व्हेन टू कंप्लीट दैट जॉब. कितने बजे शुरू करना है या कितने टाइम में वो हमें टास्क को कंप्लीट करना है. एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम होगा? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा कि खर्चा क्या आएगा. डिसिप्लिनरियन. डिसिप्लिनरियन का क्या काम है? सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है या नहीं, डिसिप्लिन से काम हो रहा है या नहीं, ऑर्डर से काम चल रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों को उसको देखना होगा. और सेकेंड, प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. देखो, गैंग बॉस का क्या काम है? ये क्या करेगा? रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, मशीन्स और टूल्स, ताकि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. स्पीड बॉस चेक करेगा कि स्पीड से काम चल रहा है या नहीं, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं. रिपेयर बॉस क्या करेगा? वो जो टूल्स मशीन्स अवेलेबल है, अगर उनमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उनकी वर्किंग कंडीशंस चेक करता रहेगा. और इंस्पेक्टर क्या करेगा? जो गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं उनकी क्वालिटी को चेक करेगा, आउटपुट को चेक करेगा कि क्वालिटी बढ़िया से गुड्स बनी है या नहीं. नाउ सी, टाइलर सजेस्टेड डिवीजन ऑफ फैक्ट्री शुड बी इन 2 डिपार्टमेंट्स. 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए. अभी हमने पढ़ा प्लानिंग और प्रोडक्शन. तो वर्क इस देखो, प्लानिंग और प्रोडक्शन जब 2 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वर्कर्स प्लानिंग से फ्री हो जाएंगे, और जब प्लानिंग से फ्री हो जाएंगे तो वो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? प्रोडक्शन के ऊपर. टाइलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स. जो हमने ये गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, रूट क्लर्क, ये सब पढ़े हैं, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल एक्सपर्ट्स बोलते हैं. जो क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं किसको? वर्कर्स को. देखो, एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क. अगर मैं बोलूँ कि मैं हर एक काम कर लूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू ईच एंड एवरी टास्क. सो टाइलर स्ट्रेस्ड ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट. किसके ऊपर उसने स्ट्रेस दिया है? 8 स्पेशलिस्ट के ऊपर, कि कम से कम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे. सो दैट्स वाई दिस टेक्निक इज नॉन एज डिवीजन ऑफ लेबर. तो 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं? प्लानिंग डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग और प्रोडक्शन. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले है रूट क्लर्क. तो ये फोरमैन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस और स्टेप्स फॉर मैनुअल जॉब. ये क्या करेगा? सीक्वेंस सेट करेगा, किस सीक्वेंस में काम करना है, पहले कौन काम करेगा, बाद में कौन करेगा. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क. इंस्ट्रक्शन से ही क्लियर हो रहा है कि वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ही विल फिक्स अप टाइम टू स्टार्ट एंड कंप्लीट अ जॉब, ही विल प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑल्सो. डिसिप्लिनरियन, सिस्टमैटिक वे में काम चल रहा है यानी डिसिप्लिन में काम है या नहीं.
Next, at operational level, first is gang boss. He will arrange all machines, tools and other resources so that there should not be delay in the job. वो सारी चीज़ों को टाइमली अरेंज करेगा. मीन्स मटेरियल अरेंजमेंट, मटेरियल ऑर्डर किसके हाथ में है? गैंग बॉस के. स्पीड बॉस वो एश्योर करेगा कि टाइमली कंप्लीट वर्क हो रहा है या नहीं. रिपेयर बॉस ही विल गेट machines and tools in good working condition so that there should not be delay in work. Inspector, his work is to check the quality, whether goods are produced in good quality or not. If there is any problem, he will check each and everything. तो ये थे 8 स्पेशलिस्ट जो किसके अंदर आ रहे हैं? फंक्शनल फॉरमैनशिप. ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. देखो कोई भी काम करना है उसके लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो स्टैंडर्ड्स, चाहे हम कोई भी बिजनेस ऑपरेशन है, किसी भी तरह का बिजनेस है, हर एक बिजनेस के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स. हम टूल्स सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड अच्छे टूल्स होंगे तो अच्छी प्रोडक्शन होगी. इक्विपमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए, मशीन भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, मशीन टू यूज मैक्सिमाइज. अब ये सारी चीज़ें अगर अच्छी स्टैंडर्ड वाली होंगी, स्टैंडर्ड कम प्रोडक्ट्स, उससे क्या होंगे? हमारी जो आउटपुट होगी वो भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होगी. अब ये सारी चीज़ें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. देखो स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड साइज. अब जो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए हर एक चीज़ का, टाइप उसका, वेट उसका, मेजर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें उसकी कहाँ से स्टार्ट होंगी? व्हेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आवर टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स टू यूज. सो स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस. तो स्टैंडर्डाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? इट व्हाट विल इट बेनिफिट टू अस? मीन्स व्हाई, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी. हमारे सारे प्रोडक्ट क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनेंगे. अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी. इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स हम मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और आउटपुट को अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, और ब्रांचेस के अंदर इनको इंटरचेंज कर सकते हैं जब सेम क्वालिटी के, सेम स्टैंडर्ड के गुड्स होंगे. अब एक जगह दूसरी मशीन्स यूज हो रही है, एक तरफ दूसरी मशीन्स यूज हो रही है, तो हम गुड्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते बिकॉज क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स आर देयर. तो व्हेन वी आर हैविंग सेम स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स देन वी कैन इंटरचेंज इट इन आवर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, इससे क्या होगा? हमारी क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट होंगे. सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हमारे बिजनेस के लिए हर एक एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट होगा. टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, कि हमारे मैन और मशीन उनके लिए भी एक सेटअप परफॉर्मेंस होगी कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है. टू रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस करके, सपोज पहले हम 200 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अब हमने उसकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस कर दिया, टाइप वगैरह फिक्स कर दिया, साइज फिक्स कर दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कस्टमर्स को. सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि सिंपली डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, अननेसेसरली जो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. अब सपोज यूएसए में एक कंपनी थी, पेपर कंपनी, वो 2000 तरह के पेपर बनाती थी. अब उसने क्या किया, 2000 से रिड्यूस करके 200 प्रोडक्ट्स बनाने लगी. तो अब उसको ज्यादा बेनिफिट होने लगे, कस्टमर उसके लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से उसको अच्छे से जानने लगे. इससे क्या होती है? क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और जो हमारी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है. तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज वेरी नेसेसरी टू सेटअप एनी बिजनेस एसोसिएशन बिकॉज इट लीड्स टू डेवलप अ स्टैंडर्ड. टू सेटअप स्टैंडर्ड फॉर मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ ऑल द टेक्निक्स लाइक टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, हम इनको आगे पढ़ेंगे. तो ये सारी टेक्निक्स और ये सारी चीज़ों से क्या होता है? हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. और टाइलर का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है? वर्क एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना. और सिंप्लीफिकेशन से क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होगी, तो रिसोर्सेज क्या होंगे? ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टेक्निक, वर्क स्टडी. वर्क का मतलब क्या है कि हमें काम करवाना है अपने एम्प्लॉय से. तो उस अब जब एम्प्लॉय से काम कराना तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए. और कॉस्ट क्या चाहिए? मिनिमम. टाइलर 2 चीज़ों के ऊपर इंसिस्ट करता है बार बार. आई एम रिपीटिंग दैट ही इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो वही चीज़ अब फिर से यूज होगी वर्क स्टडी के अंदर कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए मिनिमम कॉस्ट से. और कैसे? गेटिंग बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर का मतलब क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट,
मिनिमम कॉस्ट पे हम बेस्ट यूज़ करें हर एक रिसोर्सेज को, तो हमें हमारा वर्क मतलब जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम फैक्टर्स अपने लगा रहे हैं, उससे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वर्क स्टडी को 4 चीज़ों में कैटेगराइज किया गया, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। लेट्स स्टार्ट विथ फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थक जाना, थकावट होना। अब देखो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, थक तो सब लोग जाते ही हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, काम कर रहे हैं तो थकेंगे ही। तो अब कितनी उनको ब्रेक्स मिलनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ ब्रेक्स होनी चाहिए, उस ब्रेक का टाइम क्या होना चाहिए, और हर एक ब्रेक इंटरवल मतलब काम की शिफ्ट्स लग रही हैं, कितनी शिफ्ट्स के बाद उनको ब्रेक मिलनी चाहिए, ये तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये मैनेजर अपनी विश से नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर नहीं चलेगी। तो साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करने होंगे, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा कि कितने रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैनेजर है उसको देखना पड़ेगा कि जब वर्कर काम कर रहा है कितने टाइम बाद वो थक जाता है, आफ्टर हाउ मच टाइम ही गेट टायर्ड। तो वो साइंटिफिक अप्रोच से क्या करेगा, इंटरवल को देखेगा, फिर उससे काम करवाएगा, उसका एफिशिएंसी लेवल देखेगा कि कितने टाइम में उसको ब्रेक की जरूरत है, कितने पॉजेस चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हर एक चीज़ को वो चेक करेगा। फिर उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, अपने रेस्ट इंटरवल्स सेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम एक काम करा रहे हैं, उसकी 3 शिफ्ट्स हैं, ठीक है, तो 3 शिफ्ट्स के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट में बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और थर्ड शिफ्ट में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जब हमने उसको सेकंड शिफ्ट में क्या दी, ब्रेक दी, तो ब्रेक के बाद क्या होता है कि वो काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं और अच्छे से काम करते हैं। इसलिए फटीग स्टडी क्या चीज़ के ऊपर फोकस करता है, टू सेट रेस्ट इंटरवल्स, कि कितने टाइम के उनको ब्रेक मिलनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए ब्रेक के, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए और ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। दिस वॉज फटीग स्टडी। ये देखो काम के बीच में ही है। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड मीन्स, अब देखो 2 ही चीज़ों के ऊपर टाइलर फोकस करता है, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वर्कर्स एफिशिएंसी। मेथड स्टडी मीन्स किस तरह से काम करवाएं हम अपने वर्कर से, जिससे क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट निकलेगा, बेस्ट आउटपुट होगी। सिलेक्शन ऑफ मेथड विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम क्वालिटी, satisfaction of customer is also required. तो देखो मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम, विच कीप्स मिनिमम कॉस्ट एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करें। टाइलर और क्या सजेस्ट करता है, टाइलर सजेस्ट दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। हमें रूल ऑफ थंब को नहीं अडॉप्ट करना, हमें अपने हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा बिजनेस के, हम अपने हर एक रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें। जब हमें हर एक अपने रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल आउटपुट तक हर एक चीज़ को देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट कैसे हो रही है, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी कस्टमर की, क्वालिटी, देन वी कैन गेट द बेस्ट बेनिफिट्स। तो देखो मेथड स्टडी क्या बोलता है, फाइंडिंग द बेस्ट वे टू डू अ जॉब, कैसे हम अपने किस मेथड से अच्छे से काम करा सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में क्या होगा कि व्हेन टू स्टार्ट अ जॉब, व्हेन टू कंप्लीट अ टास्क, स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, सेटिंग अप। अब उसके लिए भी हम रूल ऑफ थंब नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पहले खुद से हर एक चीज़ को एक्सपर्टाइज करेंगे, फिर टारगेट सेट करेंगे उसके बाद। और वो जो प्रैक्टिस है मिनिमम 100 टाइम्स रिपीट होनी चाहिए कि सपोज एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में वर्कर को कितना टाइम लग रहा है। एक बार पता लगा, हो सकता है कि हर एक पर्सन का काम करने का तरीका अलग अलग हो, तो मिनिमम 100 टाइम्स हम उसको रिपीट करेंगे और फिर अपने टाइम को फिक्स करेंगे। टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट्स फॉर वर्कर्स, उनके लिए टारगेट सेट करना। टू डिटर्मिन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोग हमें चाहिए। जब हमें यूनिट्स का स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा तो हमें टाइम स्टडी पता लग जाएगी, तो हमें ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ वर्कर्स को भी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बार बार रिपीट करेंगे अपने एफर्ट्स को, देन वी विल कम टू नो विच वर्कर्स आर एफिशिएंट एंड विच आर नॉट एफिशिएंट, मीन्स विच आर इनएफिशिएंट वर्कर्स, एंड वी विल रिमूव देम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज टाइम स्टडी। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट देखना। अब हमें मूवमेंट चेक करनी होगी अपने वर्कर्स की कि कितनी वो जो मूवमेंट कर रहे हैं कितनी हमारी प्रोडक्टिव और कौन सी हमारी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। अब देखो इसके लिए पहले एक एग्जांपल लेके फिर बताते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम अपने वर्कर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उसको टूल्स चाहिए,
काम करते करते जब उसको टूल चाहिए उसको ना नीचे बार बार बेंड होना पड़ता है कि बेंड होगा तो टूल्स उठाएगा, तो देखा हम जब वो बेंड होता है तो बेंड के लिए टाइम वेस्ट होता है, मीन्स ये उसकी मूवमेंट क्या हो गई, अनप्रोडक्टिव हो गई, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सामने एक टेबल रख दिया, टेबल पे टूल बॉक्स रख दिया। अब उसको बैंड नहीं होना पड़ेगा, अब सेम एनर्जी वो क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी भी लगा सकता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। अब उसी की सीट के पास ही टेबल रख दिया जिससे वो टूल्स उठा सकते हैं, तो उसकी मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ये होती है मोशन स्टडी, जिसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन सी हैं और इंसिडेंटल मूवमेंट्स कौन सी हैं। अब वो खुद काम से खड़ा होकर थक गया है तो इधर उधर राउंड निकाल रहा है, तो ये हमारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, इनको हमें एलिमिनेट करना होगा और डिजाइन करना होगा सूटेबल इक्विपमेंट टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अब देखो हमने क्या किया, डिजाइन सेट किया कि उसको टूल्स लेने के लिए बार बार प्रॉब्लम आती थी, तो उसके लिए एक हमने टेबल ही वहीं रख दिया, तो इससे क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स मिनिमाइज हो गई और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये था हमारा वर्क स्टडी। नेक्स्ट टेक्निक इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वेज मीन्स रिलेटेड टू वेजेस व्हाट वी आर गोइंग टू पे टू आर वर्कर्स। तो जो रेट ऑफ वेज होगा वो हमारा डिपेंड करना चाहिए कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ वेज फिक्स करना, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको उसके अकॉर्डिंग पे करना। और एक्स्ट्रा वेजेस, बेनिफिट देना, बोनस प्रोवाइड करना उनको जो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे। व्हेन दे विल गेट मोटिवेटेड दे विल डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली। और इससे क्या होगा, इन एफिशिएंट वर्कर्स भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। जब हम एक्स्ट्रा पे करेंगे तो उनको भी होगा कि हम भी एफिशिएंटली काम करें ताकि हमें भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। व्हेन पेमेंट इज गिवन एज पर यूनिट्स प्रोड्यूस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मेरी टारगेट है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की और मुझे 50 रुपीज़ पर यूनिट मिल रहा है। अगर मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो 50 रुपीज़ स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं 10 की जगह 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, इट मीन्स हायर आउटपुट इंटू हायर रेट। तो उससे क्या होगा, अगर मैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो मुझे 50 की जगह 60 रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स 50 तो नॉर्मल था, अब मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं। इट मीन्स अब मेरी वेज कितनी होगी, 720। नॉर्मली हर एक की 500 है, मैंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया तो मुझे बेनिफिट मिला। और अगर मैंने 10 की जगह 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, अब मुझे क्या मिलेगा, 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने बोल दिया कि जो कम काम करेगा उस पर लोअर रेट होगी, तो लोअर आउटपुट इंटू लोअर रेट, अब मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, 320। तो इनएफिशिएंटली वर्क करने वाले को लोअर रेट, एफिशिएंटली वर्क करने वाले को और बहुत बढ़िया काम करने वाले को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटेड एम्प्लॉयज के लिए एफिशिएंटली काम करने के लिए। इससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज जो हमने फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड आउटपुट्स, हमारी प्रोडक्शन टारगेट अचीव होते हैं और वर्कर्स की जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं वो भी फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंटल रिवोल्यूशन। हमने मेंटल रिवोल्यूशन वर्ड हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड के अंदर भी पढ़ा था, जो 14 जो पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे बिजनेस के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है वर्कर ग्रुप और सेकंड होता है मैनेजमेंट ग्रुप। तो इन दोनों के लिए, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो उन पॉइंट ऑफ व्यूज को उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस एटीट्यूड को चेंज करना होगा, कॉपरेशन से काम करना होगा, कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म वाला। इससे क्या होगा, और एफिशिएंटली काम होगा और बिजनेस स्मूथली रन करेगा। तो मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर टू कॉपरेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज वर द साइंटिफिक टेक्निक्स. We have completed our principles of management given by Tyler and Fuel. Now we will study some similarities between both the principles. देखो दोनों जने मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी के ऊपर इनका मेन एम है कि हमें वर्कर्स के एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कराना है। सेकेंड, इन लोगों ने एक चीज़ की बात की थी, कॉपरेशन अमंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कॉपरेशन की बात करी, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बात करी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके कौन से इंटरेस्ट की तरफ जाना है, ऑर्गेनाइजेशनल। सेकेंड, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। इनका मेन फोकस दोनों का ही डिवीजन ऑफ वर्क। हमारा जो फ्यूल था उसने डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर और टाइलर ने डिवीजन ऑफ लेबर, सेम ही बात है, तो इन दोनों ने इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। तो ये था हमारी सिमिलैरिटीज बिटवीन टाइलर एंड फ्यूल। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।